नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत का नीलकंठ नामक पाठ पढ़ेंगे, जो एक रेखा चित्र है और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक पक्षी है मोर, जिसका नाम नीलकंठ उन्होंने दिया, उसका वर्णन किया है, उसके स्वभाव का, उसके व्यवहार का और उसकी चेष्टाओं को विस्तार से इस पाठ में बताया गया है। तो महादेवी वर्मा अपने किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी और उन्होंने जब लौटते वक्त उन्हें एक दुकान का ध्यान आया जहां तरह तरह के जानवर और पक्षियों को और उनके बच्चों को बेचा जाता था। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया और कहा कि गाड़ी उस दुकान की ओर ले जाओ और वहाँ पर गाड़ी को रोको। और दुकान में गाड़ी रुकने के बाद पहले उन्होंने जो चिड़िया वाले मियाँ हैं उनको सलाम किया और लेखिका को सलाम किया। फिर उसने कहा कि शंकरगढ़ के 2 शिकारी आए थे और वो उन्हें 2 मोर के बच्चे दे के गया है। एक मोर है और दूसरा मोरनी। तो मोर के पंजों से तो दवा बनती है, इसलिए बहुत से लोग उसे खरीदने आए थे, परंतु लेखिका का नाम लेकर बड़े मियाँ ने उन्हें बेचने से मना कर दिया था। लेखिका जानती थी कि बड़े मियाँ की बातें जल्दी समाप्त नहीं होंगी, अतः उन्होंने मोर के बच्चों को 35 रुपये में खरीद लिया। अब वह पिंजरा लेकर गाड़ी में बैठ गई हैं। तो कार में जल्दी ही जब उन्होंने पिंजरा रखा तो दोनों पक्षी के बच्चे छटपटाने लगे और उनकी हलचल से पिंजरा मानो सजीव हो उठा और उड़ने योग्य हो गया। अब लेखिका जब घर पहुंचती हैं तो सब ने उनसे कहा कि तुम तो ठगी गई हो, तुम्हें ठग लिया गया है। उसने तुम्हें मोर के बच्चे नहीं दिए हैं बल्कि ये तीतर के बच्चे दे दिए हैं। अब लेखिका यह सुनकर चिढ़ जाती है और उन्हें पिंजरा अपने अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम जिसको हम कहते हैं, उसमें रख लिया और पिंजरे का दरवाज़ा खोलते ही दोनों कमरे में ही कहीं खो गए, मतलब इधर उधर भागने लगे। फिर लेखिका ने उनके लिए कटोरी निकाली, उसमें सत्तू की गोलियां और उनके पानी पीने के लिए कटोरी रखी। दोनों बच्चे मेज के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे छुपते रहते थे। दिन भर इधर उधर छुपे रहने पर रात में वे रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते थे, वहाँ छुप जाते थे। तो 1-2 दिन में उन्हें अब उस कमरे की, उस घर की, लेखिका की आदत आ गई। अब वह पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। उनका डर जो था खत्म हो गया, समाप्त हो गया। पहले वह किसी के आने पर या कोई आहट होने पर डर जाते थे। उनके कारण लेखिका को कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी कोई पालतू बिल्ली, चित्रा, उसका नाम था चित्रा, उन पक्षी को, उनके बच्चों को कहीं अपना शिकार न बना ले। अब मोर के बच्चों के कारण जब लेखिका का कमरा गंदा होने लगा, क्योंकि बच्चे हैं अंदर इधर उधर भागते कूदते रहते थे, उनका कमरा जो है गंदा होने लगा, तो उन्होंने अब क्या किया, उनको एक बड़ी सी जाली में रख दिया, बड़े से एक जाली घर में पहुंचा दिया, जहां उनके अन्य पालतू पशु पक्षी भी रहते थे। क्योंकि लेखिका जो है वह, उन्हें जानवरों से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने एक बाड़ा बनाया हुआ था जहाँ जाली में, वहाँ उनके और भी अनेक पशु पक्षी थे। ठीक है, तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को भी, मोर और मोरनी को भी, वहीं बाड़े में रख दिया। अब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ अन्य पशु पक्षी भी थे, कबूतर, खरगोश, तोते आदि उन्हें देखने लगे कि उनके यहाँ तो ये नए मेहमान कोई आ गए हैं। तो उन्होंने उनका स्वागत किया कि जैसे घर में, परिवार में कोई नई दुल्हन आती है, ऐसे उनका उन्होंने स्वागत किया। अब धीरे 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 मोर के बच्चे बड़े होने लगे।
और मोर के सिर पर कलगी, बहुत जो कलगी है वह आने लगी और घनी और चमकीली हो गई। चोंच भी उनकी थोड़ा टेढ़ी और तेज गर्दन, गोल आंखों वाली नीली आभा चमकने लगी। अब नीली गर्दन पर जब धूप की किरणें पड़ती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि तरंगें उठ रही हों। लंबी पूंछ और जो उसके पंख हैं इंद्रधनुषी रंग वाले, वह बहुत ही सुंदर लगने लगे। मोर के रूप में उनकी जो भाव भंगिमाएं थी वह बहुत ही मन को मोह लेने वाली थी। अब मोरनी का जो विकास तो उसकी तरह चमत्कारिक नहीं हुआ, लेकिन लंबी पूंछ और गर्दन, उसकी कलगी और पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा उसे मोर की उपयुक्त संगनी प्रमाणित करती रही। संगनी का मतलब साथ रहने वाली। मोर की गर्दन में नीली होने के कारण, मोर की गर्दन जो है नीली होने के कारण अब लेखिका ने उसे नाम दे दिया है नीलकंठ। यहाँ मोर का नामकरण कर दिया गया है। उसकी गर्दन जो है नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया। और जो मोरनी थी वह हमेशा उसके आगे पीछे घूमा करती थी। नीलकंठ के आगे पीछे हमेशा उसी के साथ रहती थी, तो उसका नाम रख दिया लेखिका ने राधा। तो अब जो मोर और मोरनी के बच्चे लाए थे, उनमें से जो मोर है उसका नाम नीलकंठ और जो मोरनी है उसका नाम राधा रख दिया गया है। अब लेखिका कहती हैं कि उन्हें कभी ऐसा पता ही नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कारवश मोर ने स्वयं को सभी जीवों का रक्षक और सेनापति मान लिया था। वह सबको लेकर सुबह ही उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बिखेरा जाता था। वह घूम घूम कर सबकी रखवाली भी करता था। वह घूम घूम कर सबकी रखवाली करता था। अगर किसी ने गड़बड़ की तो वह उसे दंड भी देता था। इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि उसने एक खरगोश का जो बच्चा है उसके कान पकड़ लिया है, उसके कान को पकड़कर उसको दंड भी दिया। तो वह बच्चों के, छोटे जो खरगोश के बच्चे थे उनका कान पकड़कर उन्हें उठा लेता था, जिससे वह चीखने चिल्लाने लगते थे और फिर उनके डर से कोई भी जीव नाराज होने की हिम्मत नहीं करता था। मोर का उन जीवों के प्रति जो प्रेम भी असाधारण था। जब वह मिट्टी पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता तो सब उसकी लंबी लंबी पूंछ पर छुआ छू जो आप लोग भी खेल खेलते ना, उस वैसा खेल मोर के पंखों के साथ वह खेलते थे। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, न जाने कहाँ से एक जो सांप है वह जाली के अंदर पहुंच जाता है। जहाँ सभी पक्षियों को रखा गया है जाली के अंदर, वहाँ एक बीच से कुछ जगह खाली होने के कारण वह जो है जाली के अंदर पहुंच गया और उसने वहाँ एक खरगोश का जो बच्चा था, शिशु खरगोश, उसको अपने मुंह में दबा लिया। खरगोश ची 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 झूले पर शोर चिल्लाने लगा। जब सांप ने उसे अपने मुंह में दबा लिया तो वह चिल्लाने लगा। तो नीलकंठ जो है उसकी आवाज़ को सुना, नीलकंठ ने उसकी आवाज़ सुनी और वह जल्दी झटके से वहाँ पहुँच गया और उसने सांप को चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया, घायल कर दिया। अब जो खरगोश का बच्चा है वह उसकी पकड़ से उसके मुंह से छूट गया और वह भी घायल हो चुका था। तब राधा ने अपनी जो उसकी आवाज़ है, मोर की आवाज़ है मंद, के का ऐसे बोलती है, तो उससे सबको असामान्य घटना से अवगत करा दिया। जब उसने आवाज़ की तो सभी को पता चल गया कि वहाँ कुछ न कुछ हुआ है। तो वहाँ सबके पहुँचने तक नीलकंठ ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब तक कि वहाँ सब लोग पहुँचे तब तक उसने सांप को बिल्कुल मार दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब वह क्या कर रहा, रात भर जो है घायल जो खरगोश था उसको अपने पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। उष्णता का मतलब होता है गर्मी। तो लेखिका कहती हैं कि मोर के रूप और स्वभाव को देखकर, उसका जो स्वभाव है, समझ में आ जाता है कि कार्तिकेय ने उसे अपना वाहन के रूप में क्यों चुना होगा। कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं, उनका वाहन जो है मोर है। तो मोर जो है वह स्वभाव उसका, उसको देख करके
तो जो जल्दी ही समझ जाती हैं। तो मोर जो होता है एक कलाप्रिय वीर पक्षी है, वह साहसी पक्षी है, हिम्मत वाला पक्षी है मोर, परंतु हिंसक नहीं है। वसंत ऋतु जब आती है, जब बादल छाते हैं, तो वह अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। अब राधा उसके समान तो नृत्य नहीं कर पाती है, परंतु फिर भी उसकी गतिविधियों में एक उसका साथ देती है। नीलकंठ ने न जाने कैसे जान लिया कि उसका नृत्य जो है लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। तो वह अक्सर लेखिका के अनेक जालीदार घर के पास पहुंचते ही वह अपना नृत्य आरंभ कर देता था। जब लेखिका को आते हुए देखता था तो मोर जो है नाचना शुरू कर देता था। तो अतिथियों के आगमन पर भी उसका नृत्य शुरू हो जाता था। अनेक जो विदेशी महिलाओं ने तो उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उन्हें परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। जो विदेशी महिलाएं थी वह तो उसको नाचने पर कहती थी परफेक्ट जेंटलमैन, इस नाम ऐसा नाम उसे दे दिया था। एक दिन किसी कारणवश लेखिका अपने बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजरी तो उन्हें उस दुकान पर उन्होंने फिर से अपनी गाड़ी रोक ली। अब उनके पास एक मोरनी थी जिसके पंजे टूटे हुए थे। फिर से उसी दुकान में गई वो, तो उसके जो एक मोरनी और थी वहाँ, तो जिसके पंजे टूटे हुए थे, वह चिड़ी मार की हरकत थी। जो चिड़िया मारने वाला होता है उसने उसको शिकार करने के दौरान उसके पंजे में मार दिया होगा, तो जिससे उसका पंजा टूटा हुआ था। अब लेखिका ने उसको भी खरीद लिया है 7 रुपये में, 7 रुपीज। लेखिका उस मोरनी के बच्चे को भी 7 रुपये में खरीद कर ले आई। घर आने के बाद उसने उसकी मरहम पट्टी की। लेखिका ने उसके जो पंजा टूट गया था वहाँ उसने दवा की, मरहम पट्टी की। अब 1 महीने में लगभग वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। अब लेखिका ने उसे भी जो है उसी जाली घर में पहुंचा दिया गया जहां उसके अन्य पशु पक्षी भी रखे थे, और उसका नाम रख दिया लेखिका ने कुब्जा। तो नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी था। नीलकंठ और राधा को जब भी वह एक साथ देखती थी तो उन्हें मारने के लिए दौड़ जाती थी। ठीक है, तो उसने यहाँ तक कि उसने जो राधा थी, राधा को चोंच मार मार करके जो उसकी कलगी थी, उसके पंख थे, वह तोड़ डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता नहीं थी, क्योंकि उसका स्वभाव ही ठीक नहीं था, उसका व्यवहार ठीक नहीं था। तो उसने राधा जो थे, राधा के 2 अंडे भी तोड़ डाले थे। उसके कारण राधा और नीलकंठ की जो प्रसन्नता थी, उनके जो बीच में प्यार था, उनके बीच में प्रेम जो था, वह समाप्त हो गया था। कई बार नीलकंठ जाली से निकलकर भाग जाता। एक बार कई दिन तक वह भूखा प्यासा आम के पेड़ पर छिपा बैठा रहा। उसकी चाल में थकावट आ गई थी और आंखों में शून्यता। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, इन सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 महीने के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी थी और न ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। संगम में प्रवाहित करने का मतलब जहाँ नदियों के मिलने के स्थान को हम संगम कहते हैं, तो वहाँ उसको प्रवाहित कर दिया। तो नीलकंठ की मृत्यु हो चुकी है। अब राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती है, उसका इंतजार करती है। राधा को फिर भी आशा है कि पहले की तरह से वह फिर लौट आएगा। अब जो है कुब्जा ने भी कोलाहल के साथ उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कुब्जा भी उसे ढूंढ रहा है, आवाज़ दे रहा है कि अभी तो यहीं था लेकिन अब कहाँ गया। वह आम, अशोक, कचनार, ये सब वृक्षों के नाम हैं, इनकी शाखाओं में उसे ढूंढते रहते हैं। एक दिन आम की शाखा से उतरते हुए लेखिका की एक कुतिया थी, अल्सेशन कुतिया, जिसका नाम था चित्रा, उसके सामने पड़ गई।
तो स्वभाववश कुब्जा ने चोंच से उस पर प्रहार कर दिया, क्योंकि कुब्जा का तो स्वभाव ही ऐसा ही था, झगड़ालू स्वभाव था। तो जो कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। उसकी कुतिया का नाम तो है, शायद मैं गलत था, कजली। कजली, उस कुतिया के 2 दांत कुब्जा की गर्दन पर लग गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाती है, कुब्जा की भी मृत्यु हो गई। इन तीनों पक्षियों की जो विभिन्न प्रकृति, उनका जो स्वभाव था, लेखिका के लिए विशेष महत्व रखता है। हमने सर्वप्रथम जब पाठ शुरू करने से पहले भी कहा था कि इस पाठ में लेखिका ने जो नीलकंठ है या उनके यहाँ जो पशु पक्षी हैं, उनके स्वभाव का, उनके व्यवहार का, उनकी चेष्टाओं का इसमें विस्तार से वर्णन किया है। तो इन तीनों पक्षियों की विभिन्न प्रकृति, कुब्जा उसका स्वभाव आप देखिए अलग है, नीलकंठ का स्वभाव अलग है, राधा का स्वभाव अलग है। तो इन पक्षियों की जो प्रकृति है, उनका जो नेचर जिसको हम कहते हैं, उनका स्वभाव लेखिका के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। तो राधा जो है हमेशा नीलकंठ का इंतजार करती रहती थी। जब आषाढ़ के महीनों में बादल आते थे तो ऊंची आवाज़ में वह के का करके नीलकंठ को पुकारने लगती थी। अब नीलकंठ उसकी यादों में हमेशा उसके साथ रहा। तो यह पाठ हमने पढ़ा, आशा करता हूँ आपको इसको समझ में आया होगा। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।